Hello, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग न्यूक्लियस न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स करके सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 12th में आपका जो चैप्टर है न्यूक्लियाई वो कवर करेगा। लेकिन हम इस सेक्शन में आगे भी बढ़ते चलेंगे, ऑनर्स एमएससी सारा मटेरियल एक एक करके डालेंगे। तो आज सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। ओके, तो आज हम लोग न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और कुछ इंट्रोडक्टरी बात ही करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे एटम वाले चैप्टर्स में कि जीजर और मार्सडेन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के मार्गदर्शन में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और उसी एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के आधार पे जो ऑब्जर्वेशन आया, तब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की सोच डाली। इन्होंने बताया कि एटम के सेंटर में एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मैसिव बॉडी बैठा है, उसी का नाम इन्होंने न्यूक्लियस दिया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश दैट इंटायर मास, जितना भी मास है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो सारा एक सेंटर है। एटम के सेंटर पे वो सारा डेंसली कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसी का नाम उन्होंने न्यूक्लियस दिया था। उसी न्यूक्लियस पे एटम का इंटायर मास, ठीक है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इसमें कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब हम रेडियस का अगर न्यूक्लियस का रेडियस अगर निकालते हैं तो देखते हैं कि ये एटम के रेडियस से अबाउट 10⁴ फैक्टर से स्मॉलर है, छोटा है। ठीक है, तो 10⁴ फैक्टर से ये छोटा है, तो हम अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो एटम के वॉल्यूम से अबाउट 10⁻⁻12 टाइम्स छोटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम 4/3 πr³ करेंगे, उस हिसाब से ये 4 है तो वो 12 टाइम्स छोटा होता चला जाएगा। तो हम ये दो बातें सीख गए कि रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया था। अब देखिए, अब इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी बोलें, ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा दो चीज का कंपटीशन है। कैसे है? तो देखिए, न्यूक्लियस के भीतर हमको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच आपका जितना भी प्रोटॉन है उन सब के बीच दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कूलॉम का रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, कूलॉम्स रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो इस रिपल्सिव फोर्स के कारण सारे प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक छोटे से जगह में सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है सो कंसंट्रेटेड है। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, तभी हम एक छोटे से जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकुमुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक जो ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोले, तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए। तो ये अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है प्रोटॉन के बीच उनसे। तो कूलॉम्बिक रिपल्सन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ये अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए, तभी जाके न्यूक्लियस मेरा स्टेबल
हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी किसी भी न्यूक्लियस का ये डिटरमाइंड होगा इन दो फैक्टर पे कि जो न्यूक्लियर फोर्स है और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है। ठीक है, इन्हीं दोनों के कंपटीशन से ये पता चलेगा कि न्यूक्लियस मेरा स्टेबल होगा या नहीं होगा। अब जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या करेंगे, तो वो डिके कर जाएंगे, टूट जाएंगे स्पॉन्टेनियसली। उसमें हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग डीके प्रोसेस है। ठीक है, तो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होगा वो स्पॉन्टेनियसली डीके करेंगे और नया स्ट्रक्चर हमको मिलेगा जिसमें अल्फा बीटा गामा 3 तरह का हम लोग डीके भी सीखेंगे। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं उनको। ठीक है, और भी डिफरेंट डीके प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस के द्वारा ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक सीखने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ें। तो देखिए, अब न्यूक्लियस जो है उसके भीतर मौजूद है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियाई आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जितना प्रोटॉन्स मौजूद है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, इन सब का नाम हम लोग देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले या प्रोटॉन नंबर बोले, और इसे हम लोग जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि उस न्यूक्लियस के भीतर कितने प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना मौजूद है। उसी तरह जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसको हम लोग न्यूट्रॉन नंबर बोलेंगे और इसे एन लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जेड से एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन का नंबर पता चलेगा और एन लेटर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चलेगा। ठीक है, अब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को जोड़ दें। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दैट विल बी कॉल्ड इट्स मास नंबर, और इसको हम लोग ए लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। ओके, तो आप इतनी बातें सब जान रहे हैं। ठीक है ना, मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है ये सब आप जान रहे हैं। ये सिर्फ रिवीजन के लिए हम आपको बता दिए। अब देखिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इनको कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस के भीतर मौजूद रहने वाला। इसलिए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो सिंगल जो न्यूक्लियर स्पीशीज है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कोई भी न्यूक्लियस होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल बनाएंगे। वो सिंबल क्या है, तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स लेटर से। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट किए, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट किए और ऊपर हम लिख रहे हैं ए और नीचे लिख रहे हैं जेड। नीचे जेड है, ऊपर ए है और बीच में एक्स है। तो एक्स से न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई भी न्यूक्लियस। नीचे उसका मास नंबर, नीचे उसका एटॉमिक नंबर है जेड और ऊपर है मास नंबर ए। तो इस तरह से हम किसी भी न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे, ये जो न्यूक्लियस है ये मोर देन 99.9% मास ऑफ द एटम, मतलब हम लोग बोलते ही थे पहले भी कि एटम का ऑलमोस्ट इंटायर मास उसी न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है। क्योंकि बाहर जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, आप ऑलरेडी जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास में, न्यूट्रॉन के मास में ये अंतर है। इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटर पार्टिकल है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन सब बाहर है और उसका मास बहुत ही कम है, तो इसीलिए हम लोग पूरे मास को न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं।
तो 99.9% मास एटम का जो है वो इसके न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एटम को अगर हम क्लासरूम के एक साइज से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस एक पिनहेड के बराबर होगा। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज अगर हम एक पिन के हेड के रूप में लें तो पूरे क्लासरूम का साइज पूरे एटम को रिप्रेजेंट करेगा। आप पहले भी देखे हैं कि 10⁻12 टाइम्स वॉल्यूम कम जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सीखने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों के मास को देख लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इस मास का वैल्यू ध्यान रखना पड़ता है और इसको यूनिफाइड मास में भी यूज करना पड़ता है। तो आप इन तीनों के मास को पहले देख लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। प्रोटॉन का मास 1.67262 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.6749 इंटू 10⁻27 kg है। इसको हम लोग यूनिफाइड मास के टर्म में लिखें, AMU के टर्म में, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहेंगे। तो अगर इस टर्म में अगर हम लिखेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 0.00055 यूनिफाइड मास या AMU के रूप में आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम अभी कुछ ही देर में चर्चा करेंगे। यूनिफाइड मास क्या है। मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो 1.00727 U और न्यूट्रॉन का मास देखेंगे तो 1.00866 U। तो हम लोग को इस चैप्टर में यूनिफाइड मास के टर्म में, मतलब AMU के टर्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग मास एनर्जी रिलेशन देखेंगे और उसमें किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी तो वहाँ हमें इस मास को यूज करना पड़ेगा, इस डाटा को। तो इस डाटा को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखते हैं। हम लोग एटॉमिक मास टर्म को यूज करते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है ना, तो नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये मास होना चाहिए, एटम का मास। एक एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को अगर जोड़ लेते हैं तो वो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, एटॉमिक मास में आप बोलते हैं ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वही उसका एटॉमिक मास है। तो एक तरफ मास बोल रहे हैं, दूसरी तरफ संख्या बोल रहे हैं। ये कैसे संभव है कि संख्या नंबर है सो मास के इक्विवेलेंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या। तो एटॉमिक मास है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे। तो एक एटम का हम मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक एटम में क्या क्या है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। अगर इन दोनों को गुना कर लें तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास निकल जाएगा। फिर प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इनटू एक प्रोटॉन का मास कितना है, इससे गुना कर लें तो हमको प्रोटॉन का मास मिल जाएगा। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, इन दोनों को गुना कर लें तो न्यूट्रॉन का मास मिल जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मास को जोड़ लें तो एटम का हमको टोटल मास मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मास को केजी में यूज नहीं करके AMU में यूज करें, ठीक है, यहीं पे ध्यान देना है, हम केजी नहीं यूज करके AMU यूज कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास यूज कर रहे हैं। ये मास का यूनिट हो गया। तब क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यूनिफाइड मास में देखे हैं 0.00055 U होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास
U के टर्म में। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास देखे हैं 1.00727 है। फिर न्यूट्रॉन का मास 1.00866 और न्यूट्रॉन की संख्या। इन सब को हम गुना कर लें तो हमको टोटल मास मिल जाएगा एटम का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास अगर U के टर्म में देखिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। और न्यूट्रॉन का देखें और प्रोटॉन का देखें तो ये मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। ये 1.00866 है और 1.007, तो इसको 1 अगर ले लेते हैं तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इसी से हम लोग बोलते हैं कि जो एटॉमिक मास है एक्चुअली ये एक एटम का मास है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली अगर न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है। लेकिन इसमें हम लोग को मास को यूनिफाइड मास में लेना पड़ेगा, केजी में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसको यूनिफाइड मास में बोलेंगे, दोनों की संख्या को जोड़ लेंगे। ए जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते ही थे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन लेटर से। तो ए का वैल्यू जेड प्लस एन होगा, लेकिन यहाँ जो मास आपको निकलेगा वो केजी में नहीं होके बल्कि यूनिफाइड मास में होगा, एटॉमिक मास यूनिट में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब आप यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को भी समझ लीजिए क्या है। तो देखिए एक मास का जो एक एटम का जो मास है वो बहुत ही छोटा है, उसके लिए केजी यूज करना बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा। केजी, किलोग्राम इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच वैल्यू। देखिए इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि आप एक उदाहरण लीजिए, कार्बन का हम एक एटम का मास निकालते हैं सपोज, ठीक है। कार्बन के एक एटम का मास, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है, तो ये है 1.99, देखिए यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है। ये कार्बन के एक एटम का मास है। अब देखिए यहाँ 10⁻⁻26 है, ठीक है ना। तो केजी बहुत बड़ा यूनिट हो गया एक एटम के मास को लिखने के लिए। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना एक छोटा यूनिट बनाया जाए, तो इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट टर्म आया। एटॉमिक मास यूनिट, यू से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यूनिफाइड मास भी कहेंगे। तो एक्चुअली ये क्या है, तो कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका हम लोग 1/12 ले ले, 1/12वां हिस्सा, ठीक है, 1/12। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, दैट इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम लोग एक एमयू लिखें या 1U लिखें, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट कहें या यूनिफाइड मास कहें, तो ये एक्चुअली 1/12 है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। क्योंकि किलोग्राम इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, तो हम लोग AMU को यूज करेंगे। तो अब इसका वैल्यू निकाल के देखें कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो ये कितना आएगा। तो देखिए एक एटम कार्बन का जो एक एटम है उसका मास 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 kg था, और इसमें हमको 1/12 से पार्ट निकालना है, तो 12 से हम भाग दे दिए, तो वैल्यू आ गया 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो 1 यूनिफाइड मास आ गया, या 1 AMU कहें, वो इतने केजी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg के लिए हम 1U यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे हम लोग वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को U के टर्म में यूनिफाइड मास के रूप में
रिप्रेजेंट किए थे, इतने केजी के जगह पे हमने 1U यूज किया था। ठीक है, तो आप एटॉमिक मास यूनिट समझ गए कि केजी, ये एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स टर्म पढ़ने में आपको केजी एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, हमें यहाँ यूनिफाइड मास यूज करना पड़ेगा। चलिए अब और आगे देखते हैं कि एटॉमिक मास जो है इसको निकालने के लिए इसका जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, इसको करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, इस मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम एटॉमिक मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट। अब आप एटम्स का डिफरेंट आइसोटोप्स होता है, इसके बारे में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कोई भी एटम हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन ही यूज करते हैं, तो मान लीजिए हम क्लोरीन लेते हैं तो इसका अलग अलग एटम होगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा एटम आइडेंटिकल होना चाहिए और स्पेशली इसका मास तो जरूर ही बराबर होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका जो अलग अलग एटम है इनका डिफरेंट मास हो सकता है। ठीक है ना, तो वैसे इसी को हम लोग आइसोटोप्स का नाम देते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास अलग अलग हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, इनका नाम हम लोग आइसोटोप्स देते हैं। तो जनरली हर एलिमेंट का आइसोटोप्स आपको मिलता है। ठीक है, हर एलिमेंट का आइसोटोप्स मिलेगा, माने उसका एटम अलग अलग एटम का मास डिफर करता जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, हमें उनका एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, एटॉमिक मास निकालने के लिए चूंकि हर एटम का मास डिफरेंट हो रहा है तो हमें एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग करते क्या हैं, तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स आपको मिलता है। ठीक है, क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स मिलता है, तो हम उनका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उनका रिलेटिव एबेंडेंस भी देखते हैं। देखिए क्लोरीन का हमें 2 आइसोटोप्स मिला, तो कुछ का मास है 34.98 U, ठीक है, और कुछ का मास है 36.98 U, U माने यूनिफाइड मास, और इन दोनों का रिलेटिव एबेंडेंस है तो 34.98 U जो मिल रहा है, इनका रिलेटिव एबेंडेंस है 75.4% और 36.98 का रिलेटिव एबेंडेंस है 24.6%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 एटम हम अगर क्लोरीन का ले रहे हैं, 100 एटम, ठीक है, तो इसमें 75.4 एटम का मास जो है वो 34.98 होगा और जो रिमेनिंग 24.6 एटम्स है उनका मास 36.98 होगा। ठीक है, ये रिलेटिव एबेंडेंस हो गया परसेंटेज में। तो अब हमको क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालना होगा, तो हमको इनका एवरेज वैल्यू निकालना होगा। देखिए क्या करेंगे, देखिए 75.4 जो है इनका मास है 34.98, ठीक है, और फिर 24.6% का मास है 36.98। इन दोनों को गुना कर लिए और 100 से भाग दे दिए, क्योंकि 100 एटम्स हम ले रहे हैं, तो हमको एवरेज वैल्यू आ गया 35.47 U। इनको सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 लेके केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एक्चुअली क्या किया गया, हर एटम का हम लोग रिलेटिव एबेंडेंस देख लेंगे। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उनका आइसोटोप्स होगा, कितना आइसोटोप्स है, उनका रिलेटिव एबेंडेंस कितना है, और उन सब का एवरेज वैल्यू निकाल के हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे। ओके, इवन जो हमारा सबसे लाइटर एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, उस हाइड्रोजन का भी आपके पास 3 आइसोटोप्स उपलब्ध है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसको 1H1, 1D2, 1T3 से रिप्रेजेंट कीजिए।
या 1H1, 1H2, 1H3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर मास नंबर दिया हुआ है, नीचे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबका सेम है 111, लेकिन मास नंबर डिफर कर रहा है, इसका 1, इसका 2, इसका 3। तो अगर हम यू के टर्म में देखें तो हाइड्रोजन का 1.0078 यू और ड्यूटेरियम का 2.0141 यू और ट्राइटियम का 3.0160 यू, इतना इसका मास नंबर है। ठीक है। अब इसमें जो ट्राइटियम न्यूक्लियस है, जो तीसरा जो आइसोटोप हाइड्रोजन का, ये अनस्टेबल होता है, डू नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली अकर नहीं होता है, इसको हम लोग लैब में बनाते हैं। तो आप देखें कि इवन जो लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है उसका भी 3 आइसोटोप्स मौजूद है। ओके, तो यहाँ तक आज आप सीख गए। तो ये कुछ न्यूक्लियस का इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।